ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म। सिर्फ यहां नहीं, आगे पूरे साल अकाउंट्स में बहुत बार यूज होगी। तो प्लीज अभी से समझ के आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल के बिना समझना इम्पॉसिबल है, तो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, ए sold goods to B for rupees 5 lakhs on 15th April. On 15th April 2021, A sold goods to B. It was a credit transaction. It was a credit transaction. तो ध्यान से देखना, पहले इतनी कहानी समझते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब पैसे अभी नहीं आए हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, ए एंड बी दोनों की बुक्स अंडरस्टैंड करेंगे। ए अपनी बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को कैसे दिखाएगा, बी अपनी बुक्स में कैसे दिखाएगा। बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। चलो, ए की बुक्स में ए सेलर है या बायर है? Hello. सेलर। तो ए अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, सेल ऑफ गुड्स 5 लाख। और बी अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, परचेजेस ऑफ गुड्स 5 लाख। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए ने कैश पे सामान बेचा या क्रेडिट पे? क्रेडिट। क्रेडिट पे। तो अपनी बुक्स में ये क्या दिखाएगा, पैसे तो इसके पास आए नहीं अभी, तो ये क्या दिखाएगा अपनी बुक्स में, कोई बता सकता है? Credit account. Wrong. A will show B as debtors, in his books. ए ने पैसे लेने हैं बी से, yes or no? तो ए अपनी बुक्स में एक नया अकाउंट क्रिएट करेगा डेटर्स के नाम से, उसके अंडर आएगा बी। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं पीपल और बिजनेस एंटिटीज who owe us money on account of क्रेडिट सेल्स। आपने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा, पैसे नहीं आए, तो लेकिन अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन तो दिखाओगे क्रेडिट सेल्स, तो उसमें सेल्स इनकम तो मान ली उस पीरियड की, बट क्योंकि पैसे नहीं मिले तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए, डेटर्स का नेचर क्या होता है ईशान्या, नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट? Current asset. करंट एसेट के एग्जांपल्स में, जब मैंने आपको टर्म कराई थी करंट एसेट्स, उसके एग्जांपल में बताया था डेटर्स, यस और नो? यस सर। तो यस सर, कराई थी सर, याद है। डेटर्स दिखाएगा कौन, ए ने क्या ट्रांजैक्शन दिखाई, सेल ऑफ गुड्स दिखाई, और क्या दिखाया, सामान तो चला गया बट अभी पैसे नहीं आए, एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा डेटर्स के नाम से। डेटर्स कौन है मेरे लिए, बी। बी से मैंने पैसे लेने, मैं ए हूं। डेटर्स की अकाउंटिंग और डेटर्स का मीनिंग क्लियर है, कब अराइज हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। आपने किसी से पैसे लेने हैं, तो करंट एसेट क्या होता है, कोई भी चीज जो शॉर्ट टर्म में आपको कैश जनरेट करके देगी, तो वो तो क्या उसका नेचर। बट अकाउंट कौन सा क्रिएट हो रहा है, डेटर्स। डेटर्स का मीनिंग क्लियर है? यस सर। ओके, अब बी ने सामान खरीदा है, तो बी ने पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं? सर देने। सर देने हैं। अब ध्यान से देखना, बी विल शो ए एज
creditors in his book. Creditors कौन होते हैं? People or business entity. People or business entity to whom we owe money. To whom we owe money on account of credit purchases. On account of credit purchases. मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान लिया, मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो मैंने अभी उसके पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है, तो जब तक मैं पैसे नहीं देता मेरे लिए क्या क्रिएट हो जाएगी? एक लायबिलिटी. यस और नो? Yes, sir. करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? Current liability. करंट लायबिलिटी. तो जब हमने टर्म करी थी लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में हमने सुना था क्रेडिटर्स. तो अभी सामान, अभी कितनी सी ट्रांजैक्शन हुई है? अभी बस इतनी ट्रांजैक्शन हुई है कि ए ने बी को सामान बेचा था. A sold goods to B for rupees 5 lakh. It was a credit transaction. तो इसको अपनी बुक्स में कैसे दिखाया होगा? A और B ने. A ने दिखाई थी सेल्स और साथ में दिखाए होंगे डेटर्स. डेटर्स का मीनिंग क्लियर है? क्रेडिटर्स का मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. B सामान खरीद रहा है, उसने पैसे देने हैं, तो इसलिए वो अपनी बुक्स में क्या दिखाता है? A को मैंने 5 लाख रुपीस देने हैं, तो A उसके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर. तो डेटर्स और क्रेडिटर्स कहानी अभी तक यही थी. अब इसके आगे बढ़ेंगे. अब क्योंकि ए ने पैसे लेने हैं, तो ए के पास ऑप्शन होता है कि वो इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करे. ध्यान से देखना, कहानी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है. नेक्स्ट लेवल के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. ए ड्रू a bill of exchange. A drew a bill of exchange for a period of 3 months. A drew a bill of exchange for a period of 3 months. B accepted the bill and return it to A. सामान के बिल की बात नहीं हो रही, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज. मैं ए हूं, वेदांश आप बी हो. ओके? यस सर. मैंने आपको 5 लाख रुपए का सामान बेचा 15 अप्रैल को. आपने बोला देखो भैया पैसे तो अभी नहीं है, मुझे आप ऐसा करो 3 मंथ्स दे दो, 3 मंथ्स में मैं आपके पैसे दे दूंगा. ओके? यस सर. तो मैंने अपनी बुक्स में डेटर्स दिखा रखे थे कि मैंने आपसे 5 लाख लेने हैं, आपने अपनी बुक्स में क्रेडिटर्स दिखा रखे थे कि आपने 5 लाख देने हैं. अब मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं आप मेरे पैसे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे. तो एक ऑप्शन होता है कि हम एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं. मैं आपको एक कागज पे लिख के भेज रहा हूं कि आप अग्री कर रहे हो कि 3 महीने के अंदर अंदर, अगर 15 अप्रैल है तो मई जून जुलाई, 15 जुलाई तक आप मुझे 5 लाख रुपीस दे दोगे. कौन बनाएगा ये डॉक्यूमेंट? जिसने पैसे लेने हैं. ओके? यस सर. तो मैंने डॉक्यूमेंट बना के आपको भेजा. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते वो डॉक्यूमेंट जीरो है, वॉइड है, यूजलेस है. आपने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, साइन कर दिया, ओके आई विल पे 5 लाख बाय 15 जुलाई. एक डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर आ गए, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. जिसने पैसे लेने हैं, जिसने पैसे लेने हैं वो कागज का टुकड़ा, उसके लिए होता है बिल रिसीवेबल. क्या होता है? बिल रिसीवेबल. जिसने पैसे देने हैं उसके लिए क्या होता है? वो बिल्स पेएबल. सेम डॉक्यूमेंट, मैं कह रहा हूं कि मैंने पैसे लेने हैं, आप कह रहे हो कि आपने पैसे देने हैं. तो जब आप साइन करके वो मुझे दे दोगे डॉक्यूमेंट, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मेरे लिए क्या है वो? बिल रिसीवेबल. मैंने पैसे लेने हैं. आपने पैसे लेने हैं या देने हैं? देने हैं. तो सेम डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या हो गया? बिल्स
पेएबल। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी वो समझते हैं, फिर उसके बाद आएंगे कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, उसका फायदा क्या हुआ। ध्यान से देखना। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। ए ने सामान बेचा हुआ था, ए की बुक्स में आ रहे थे डेटर्स। Once the bill is accepted by B, a new account will be created by the name bills receivable. By the name bills receivable. आपने पैसे लेने हैं, तो पहले आपने क्या दिखा रखे थे, एसेट्स दिखा रखे थे कि आपने पैसे लेने हैं बी से। ए की बुक्स में क्या रहा था, ए ने बी से एसेट्स में डेटर्स आ रहे थे, डेटर्स 5 लाख। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो एक नया एसेट क्रिएट हो गया, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है आपके लिए, एक एसेट होता है। क्यों, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए। क्या है ये, करेंट एसेट, आपको शॉर्ट पीरियड में कैश जनरेट करके देगा। आपने 5 लाख लेने हैं या 10 लाख लेने हैं, 5 लाख। तो ऐसा हो सकता है कि जिस बंदे ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल रिसीवेबल भी मेरी एसेट्स की कैटेगरी में आ रहा है और डेटर्स भी आ रहे हैं, दोनों हो सकते हैं क्या, नहीं। नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसने बिल एक्सेप्ट कर लिया या तो वो डेटर्स की लिस्ट में आ रहा होगा या बिल रिसीवेबल की लिस्ट में। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये bills receivable will replace the debtors। तो इम्पैक्ट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का, bills receivable will increase by 5 lakhs, debtors will decrease by 5 lakhs। जब आपके पास बिल आ गए तो अब बिल का बैलेंस बढ़ गया आपके अकाउंट्स में, डेटर्स का खत्म, अब डेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते, आपके पास एक नया एसेट आ गया, बिल्स रिसीवेबल। बी अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, once the bill has been accepted in favor of A, a new account will be created by the name bills payable। किस नाम से आएगा, bills payable। bills payable हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है करंट लायबिलिटी। bills payable हमारे लिए क्या है, जिसने पैसे देने हैं, करंट लायबिलिटी। तो सेम रूल, bills payable will replace the creditors। bills payable will replace the creditors। bills payable will increase by 5 lakh, creditors will decrease by 5 lakhs। कह रहे यार पैसे तो तब भी नहीं मिले थे, पैसे तो अब भी नहीं मिले। पहले एसेट्स में आ रहा था डेटर्स कि 5 लाख आपने विदान से लेने हैं, अब बिल्स रिसीवेबल के नाम से आ रहा है कि 5 लाख आपने लेने हैं। तो इतनी मेहनत का फायदा ही क्या हुआ, इस एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का फायदा ही क्या हुआ, पैसे तो अभी मिले ही नहीं, पैसे तो 3 महीने के बाद मिलने थे,
3 महीने तक वो डेटर्स की लिस्ट में रहने देते। क्या फायदा है इसका ईशान्या, इतनी डॉक्यूमेंटेशन करने का? सर टाइम लिमिटेड हो गया। ओके, एक तो ये श्योरिटी आ गई कि चलो अब रिटर्न में आ गया कि 3 मंथ्स में पेमेंट आ जाएगी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये याद नहीं करनी, सिर्फ सुननी है, समझनी है कि जब हमने इतनी कहानी सुन ली तो उसको कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ऑल्दो आगे जाके पता नहीं 15, 16, 17 चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए थोड़ी डिटेल में डिस्कशन हो रही है। तो एक एडवांटेज क्या बताई ईशान्या ने? श्योरिटी ऑफ पेमेंट बाय अ स्पेसिफिक डेट, यही बोला आपने। यस सर। और मैं बताता हूं, bills receivable can be discounted, they can be discounted with the bank, they can be discounted with the bank। discounted का मतलब क्या होता है? मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मेरे पास वेदांश का एक बिल पड़ा हुआ है, साइंड बिल, उस पर लिखा है कि 15 जुलाई तक वेदांश मुझे 5 लाख रुपए देगा। मैं जाता हूँ बैंक के पास, मैं बैंक को बोलता हूँ कि मुझे अभी इमीडिएटली पैसों की जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लो, ये बिल आप अपने पास रख लो, 3 महीने के बाद जाके आप वेदांश से पैसे ले लेना। तो बैंक कहेगा ऐसा करते हैं, कितने का बिल है? तो 5 लाख का बिल है। कह रहे 20,000 हमारी कमीशन चार्ज करेंगे हम, क्योंकि हम वेट करेंगे ना 3 महीने इन पैसों के लिए, हम आपको 4,80,000 दे देते हैं। तो मुझे उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट इमीडिएटली 4,80,000 मिल जाएंगे, यस और नो? यस सर। और बिल रख लेगा बैंक अपने पास। 3 महीने के बाद बैंक जाएगा वेदांश के पास कि भाई साहब आपने बिल साइन कर रखा है, लाओ हमारे पैसे। वो पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा वो हम आगे जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे। डिस्काउंटिंग का मतलब समझ आया? यस यस सर। सर। अगर आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत है तो आप अपना बिल बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकते हैं, बैंक उसमें कुछ कमीशन चार्ज करता है, बाकी पैसे आपको दे देता है, अब वो बिल हो गया बैंक का। तो बैंक जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो बैंक उसके पास जाके वेदांश से पैसे ले लेगा। वेदांश को फर्क ही नहीं पड़ता, कह रहे यार मैंने तो पैसे देने हैं, मैं ए को दूं, बी को दूं, बैंक को दूं, तो जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप बिल के साथ क्या कर रहे हैं। तो एक और एडवांटेज है, इट कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। इतना काफी है अभी आपके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कहानियां आगे बहुत सारी हैं। चलो एक और टर्म बता ही देता हूं, एंडोर्समेंट। आप बिल के साथ क्या कर सकते हैं? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग द बिल इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। मतलब मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, मैंने 5 लाख रुपए लेने थे, मैं लवीशा के पास गया, लवीशा से मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने लवीशा को बोला कि लवीशा मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, बट मेरे पास ये बिल पड़ा हुआ है जिसपे लिखा है कि 15 जुलाई तक वेदांश मुझे 5 लाख दे देगा। तो लवीशा ने बोला चलो ठीक है, आप सामान मेरे से ले लो 5 लाख का, वो बिल मुझे दे दो। अब वो बिल हो गया मेरा। अब 3 महीने बाद वेदांश से जो पैसे मिलेंगे वो लवीशा को मिलेंगे। तो बिल अगर ना बनाया होता तो क्या मैं डिस्काउंटिंग कर सकता था? नो सर। नो क्या मैं सर। एंडोर्समेंट बिल किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर सकता था? नो सर। तो बिल बनवाने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। कहानी आई नो थोड़ी लंबी थी, बट और बहुत सर अगर मान लो मैंने बिल साइन ही नहीं करा होता फिर? तो फिर बात आगे बढ़ती ही नहीं, फिर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल कुछ होता नहीं, तो फिर होती है हमारी लड़ाई। मैं कहता है कि क्या मतलब अगर तूने पैसे देने हैं तो तू फिर बिल साइन करने से मना क्यों कर रहा है, मतलब तेरे मन में खोट है, यस और नो? फिर मैं आपको क्या क्रेडिट पीरियड देता 3 महीने का, फिर मैं कहता कि नहीं भैया नहीं, अगर आप बिल साइन करने से मना कर रहे हो तो मेरे को पैसे अभी चाहिए, सामान लेना है लो, नहीं लेना मत लो।
तो मतलब कि तो फिर तो बिल तो तभी साइन कराना चाहिए ना जब कोई सामान ले रहा हो उसी टाइम। अरे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग उसी टाइम हो जाती है कि ये करेगा कि नहीं कर, ये थोड़ी ना कि एक बार ही सामान चला गया, आपने फिर 5 दिन बाद उसे बोला कि चल यार बिल कर लेते हैं, आप हो गया अब तो सामान वो ले चुका है, अब वो क्या मना करेगा, ऐसा वो नहीं। बिजनेस में क्या होता है कि पहले से डिसाइडेड होता है, कह रहा कितना टाइम पीरियड चाहिए, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। अगर आपको बिजनेस करना है और आपको पेमेंट करनी ही है तो फिर आपको बिल साइन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने पैसे देने हैं उतने का ही तो अमाउंट मांग रहे हैं, उससे कोई ज्यादा थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो जो क्रेडिट दे रहा है, रिस्क तो वो ले रहा है ना जिसने आपको सामान उधार पे बेच दिया। यस और नो? यस सर। तो बेटा उसका रिस्क थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए आप कागज तो साइन करोगे, करने पड़ेंगे, वो तो बिजनेस ट्रेड है। तो क्या क्या टर्म सुनी हमने? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। समराइज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ध्यान से देखना। एक टर्म होती है ट्रेड रिसीवेबल्स, टर्म का नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो टोटल है उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेएबल्स, आपके बुक्स में जितने भी क्रेडिटर्स हैं प्लस जितने भी बिल्स पेएबल हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल्स। जैसे डेटर्स होती है वैसी एक टर्म होती है सन्ड्री डेटर्स। क्या टर्म होती है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ वेरियस डेटर्स। मैंने वेदांश को सामान बेचा क्रेडिट पे, मैंने जय को बेचा, मैंने शौर्य को बेचा, मैंने शन्या को बेचा, मैंने लविशा को बेचा। तो अगर मेरे लिस्ट ऑफ डेटर्स कलेक्ट, अगर 1 से 10,000 लेने, 1 से 20,000, 1 से 40,000, 1 से 50,000, तो सन्ड्री डेटर्स मतलब टोटल ऑफ ऑल द डेटर्स पुट टुगेदर। तो सन्ड्री डेटर्स में कोई डाउट? कलेक्टिवली डेटर्स sir. क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स। चलो अब क्लोज करते हैं टर्म, ध्यान से देखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थी, एग्जाम्पल से वो बहुत सिंपल हो जाती है, बट बुक में तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपको सब कुछ पता ही होगा बेटा, आप तो बचपन से अकाउंट्स पढ़ते आए हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स थोड़े से समझना, फिर हमारे लिए टर्म्स करना इजी होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। It is the amount receivable against sale of goods or services or both rendered in the ordinary course of business. Trade receivables is the sum total of debtors and bills receivable. Debtors कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने हैं, a person or a business entity from whom amount is receivable. क्यों? Against sale of goods or services or both. Debtor is a person or an entity who owes us money against credit sales. Okay. ये बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? उन्होंने 2 लाइन में आपको बिल्स रिसीवेबल समझा दिया, जो मैं आपको 2 पेजेस में कोशिश कर रहा था। बिल्स रिसीवेबल, आपने पैसे लेने हैं, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। क्या पता ही होगा क्या बोल रहे हैं हम आपको। तो जैसे मैंने वेदांश को सामान बेचा था तो मैंने बिल बना के वेदांश के पास भेजा था, तो वेदांश जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर देता क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? नो सर। तो जब आपने वो एक्सेप्ट कर दिया तब मेरे लिए वो क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। तो एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। Bills receivable means bill of exchange accepted by a debtor, the amount of which will be received on a specified date. Trade receivables हमारे लिए क्या होते हैं?
करंट एसेट्स, क्योंकि हमें 1 साल के अंदर अंदर ये कैश जनरेट करके देंगे. ट्रेड पेबल्स, amount payable against purchase of goods or services. Trade payables is the sum total of creditors and bills payable. Creditors कौन है? The person or business entity to whom amount is payable. हमने पैसे देने हैं क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट पे सामान लिया था. Bills payable, acceptance given to a creditor. अब वेदांश अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल? वेदांश आप अपनी बुक्स में क्या दिखाओगे? आपने पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं? देने हैं. तो आपके लिए वो बिल पेएबल हो गया. हाँ. तो एक्सेप्टेंस आपने दी है, तो एक्सेप्टेंस गिवन टू अ क्रेडिटर. पहले मैं आपकी बुक्स में एज क्रेडिटर्स आ रहा हूँगा, फिर जब आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो बिल्स पेएबल आ रहा होगा. तो एक्सेप्टेंस गिवन टू अ क्रेडिटर. मैंने अगर किसी के पैसे देने हैं तो मैं क्या दिखाऊंगा? बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by the person or an enterprise, the amount of which will be payable on a specified date. Impossible था एग्जाम्पल के बिना इन टर्म्स का मीनिंग समझ आना एक लाइन में. चमत्कार ही हो सकता था. ध्यान से रीड करेंगे.